गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जामिन फॉर। तो स्वागत है आपसे एक आज की वीडियो में। और आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के लिए मॉक टेस्ट की थर्ड क्लास। ठीक है, तो ये तीसरी क्लास है जिसमें आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इससे पहले दो क्लासेस और आ चुकी हैं मॉक टेस्ट की। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है बाद में उसको देख लेना, प्लेलिस्ट बना दिया मैंने उसका, तो वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा उत्तराखंड एलटी के लिए जो भी क्लासेस हैं जैसे मैराथन क्लास और प्रैक्टिस सेट्स वगैरह वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आने वाले टाइम में और भी ये टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी रेगुलर बेसिस पे। तो जो लोग नए जुड़े हैं, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सभी नोटिफिकेशंस के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं उत्तराखंड एलटी के लिए थर्ड मॉक टेस्ट, और इसमें बेसिकली आपको क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उनके लिए बता दूं तो इसमें जो पैटर्न है वो यूके ट्रिपल एस सी का जो पैटर्न है, सेम रेशियो में क्वेश्चन रहेंगे। और तीनों चीज़ें इसमें रहेंगी, टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके एंड रीजनिंग सेम रेशियो में रहेगा। जो भी पैटर्न है जैसे 30+10+10 का जो रेशियो दिया था यूके ट्रिपल एस सी ने, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के और देखते हैं आज के क्वेश्चंस। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर भी करना है। गैस कर सकते हैं या फिर आप इसको नोट कर सकते हैं एक रफ कॉपी में कि आपके कितने राइट हैं कितने रॉन्ग हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन इज गांधीयन प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन लेस एम्फेसिस ऑन डैश एजुकेशन, यानी कि गांधीवादी शिक्षा कार्यक्रम किस शिक्षा पर जोर देता है? हायर एजुकेशन पर, बेसिक एजुकेशन पर, टेक्निकल या फिर मिलिट्री एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बेसिक एजुकेशन। ये सबको पता होगा। जो गांधीवादी शिक्षा कार्यक्रम है इनका जो मेन फोकस था या मेन एम्फेसिस था वो था किस पे? बेसिक एजुकेशन पे। तो बेसिक शिक्षा की अगर बात करें तो ये यहाँ पर बोला गया था इस प्रोग्राम में। तो इसमें दो तीन चीज़ें, जैसे इनका जो मेन फोकस था वो था बेसिक शिक्षा, साथ ही साथ उसके साथ जो वोकेशनल ट्रेनिंग है या फिर जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इन्होंने इम्पॉर्टेंट बताया था इसमें। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, बेसिक एजुकेशन से क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा, व्यवहारिकतावादी शिक्षा के डैश पहलू पर जोर देता है। प्रैग्मेटिस्ट जो है इंसिस्ट ऑन द डैश एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो जो व्यवहारिकतावादी है वो शिक्षा के कौन से पहलू पर फोकस करते हैं वो आपको बताना है। थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, फिलोसफिकल या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर। व्यवहारिकतावादी से आप समझ होंगे ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन अगर आपने गैस किया है तो बिल्कुल आप सही हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की गुणवत्ता का सूचक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटिव ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो हमें ये बता सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये बताता है कि जो टीचिंग की क्वालिटी है वो अच्छी है। ठीक है, तो नंबर 1 है पीरियड ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द क्लासरूम, यानी कि क्लास में कोई शोरगुल नहीं हो रहा है। अगर वो रहता है, शांति रहती क्लास में 24 घंटे या फिर हमेशा पीरियड के टाइम पर, तो ये एक इंडिकेटिव होगा। या फिर कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का मानक। थर्ड है कक्षा में छात्रों के दिए गए उत्तरों का मानक, छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर को आपको बताना है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, कक्षा में छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जो स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो होता है बेसिकली तो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन रेज्ड बाय स्टूडेंट इन दी क्लासरूम। तो ये क्या होता है? इंडिकेटिव होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण के बीच विस्तार से भेदभाव करने का अवसर मिलता है? इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जो लेवल्स हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। कौन कौन से लेवल होते हैं? मेमोरी लेवल पर होता है एक टीचिंग का, टीचिंग मेमोरी लेवल पर है। दूसरा होता है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। तीसरा होता है
रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से किस में जो शिक्षार्थी है इसको उनको अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच विस्तार से डिफरेंस करना आ जाता है। ठीक है, या फिर उनको डिफरेंस करने का अवसर मिलता है। कौन से लेवल पे ये चीज़ आता है, मतलब एग्जाम्पल्स के बीच में बेसिकली ये बोला गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, देखिए मेमोरी लेवल की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये मेमोरी से कंसर्न्ड है। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, और ये लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग में आता है। ठीक है, और इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो फैक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है, उसको रिकॉल करना। ठीक है, ये रिकॉल करना बेसिकली इसका मेन फोकस है। तो ये लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग में आता है मेमोरी लेवल। इसके बाद हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो इस क्वेश्चन का आंसर है, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल की अगर बात करें तो इसका जो कंसर्न है वो है रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड देयर एग्जांपल्स, और वही क्वेश्चन में भी पूछा गया है। ठीक है, जो फैक्ट्स है और उनके जो एग्जांपल्स है, ठीक है, तो एग्जांपल्स को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है, वो किस में आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। ठीक है, तो उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स जो एग्जांपल्स हैं कॉन्सेप्ट के, उनके बीच क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस हैं, उसको डिटेल में समझ पाना, ये किस पे आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। ठीक है, समझने का जो ऑप्शन मिलता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होता है। तो सेकंड ऑप्शन अगर आपने गेस किया तो बिल्कुल आप सही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द प्ले वे मेथड डेवलप इन स्टूडेंट्स, कॉग्निटिव ओनली, फिजिकल डेवलपमेंट ओनली, इमोशनल डेवलपमेंट ओनली, या फिर तीनों, यानी कि कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शारीरिक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्लेवे मेथड क्या होता है, ओवरऑल जो कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो होता है इसमें। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये किसने ओरिजिनेट किया था, तो किसने ओरिजिनेट किया था ये आप कमेंट करके बताएंगे, और बाद में इसको पॉपुलर किसने बनाया था, बेसिकली प्लेवे मेथड को पॉपुलर किसने बनाया था, तो वो बनाया था फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। ठीक है, इसका जो फर्स्ट ओरिजिनेट किया था, जिसने इसकी बात की थी, वो कौन थे, वो आपको कमेंट करके बताना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि NEP 2020 के अनुसार वयस्क शिक्षा रूपरेखा विकसित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस संगठन को दी गई है। ठीक है, तो NEP से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जिसको वयस्क शिक्षा रूपरेखा यानी कि अडल्ट एजुकेशन फ्रेमवर्क की जिम्मेदारी दी गई है, बेसिकली उसको ऑर्गेनाइज करने की, या फिर उसको उस फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये दिया गया है NCERT को। ठीक है, नॉट NCTE, ये होगा NCERT। तो बेसिकली NCERT की बात करें तो इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, NCERT को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू डिज़ाइन अ फ्रेमवर्क फॉर अडल्ट एजुकेशन। और इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के प्रोग्राम, सॉरी 5 टाइप्स के मेन जो प्रोग्राम्स है वो रहेंगे, जैसे कि नंबर 1 है फाउंडेशनल लिटरेसी। ठीक है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, ये इंक्लूड होगा इसमें। इसके अलावा क्रिटिकल स्किल्स जो होते हैं वो रहने वाला है अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम में। वोकेशनल स्किल्स यानी कि वोकेशन से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उसका डेवलपमेंट इस फ्रेमवर्क में रहेगा। बेसिक एजुकेशन रहेगा, और साथ ही साथ कंटिन्यूइंग ऑफ एजुकेशन, ये 5 चीज़ें हैं जिन पर ये बेस्ड रहने वाला है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NCERT, और आपने बी ऑप्शन चूज़ कराएं तो बिल्कुल आप सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज मल्टी सेंसरी मीडिया। देखिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और इसी में ये पूछा गया है कि मल्टी सेंसरी मीडिया कौन सा होता है जिसमें मल्टीपल सेंसेस का यूज़ होता है। तो टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो टेलीविज़न में क्या क्या यूज़ होता है, कौन कौन से सेंसेस यूज़ होते हैं, ये आप अज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ग्राफ्स की अगर बात करें, पॉडकास्ट की अगर बात करें, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की अगर बात करें, मोशन पिक्चर फिल्म्स की बात करें, तो इनमें से कौन सा है, ऐसे हैं कि जिसमें मल्टी सेंसेस का यूज़ होता है, 2 हैं, 1 है, या उससे ज़्यादा है। ठीक है, ये ऑप्शंस है, इसको देख के बताओ।
ठीक है, इसको देख के आपको आंसर करना है कि इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ए बी सी डी में से ये ऑप्शंस हैं और ये 5 वेज बता रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ADE, यानी कि इसमें टेलीविज़न होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है एंड मोशन पिक्चर फिल्म्स, ये तीनों ही किस में आते हैं, मल्टी सेंसर्स इसमें यूज़ होता है। ठीक है, तो ADE वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट होगा। तो अगर आपने ऑप्शन ए चूज़ करा है ADE वाला तो बिल्कुल सही है आप। ठीक है, देखिए ग्राफ्स में सिर्फ देखने का यूज़ होता है ना, ग्राफ में। पॉडकास्ट में हम सुनते हैं पॉडकास्ट को, ठीक है, लेकिन टेलीविज़न में हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। उसी तरह से टेली कॉन्फ्रेंसिंग में जो कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है, उसमें भी दोनों चीज़ों का यूज़ होता है। मोशन पिक्चर भी वही चीज़ है। तो इसमें दो चीज़ों का यूज़ हो रहा है, दो सेंसर्स का यूज़ हो रहा है। लेकिन पॉडकास्ट में हेयरिंग का यूज़ होता है मेनली, एंड ग्राफ्स की अगर बात करें तो इसमें किसका यूज़ होता है, विजुअल, यानी कि साइट का, देखने का। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एजुकेशनल टीवी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन विच ईयर। जो एजुकेशनल टीवी है था या फिर जो शैक्षिक टीवी है पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये ऑप्शंस हैं 1959, 1961, 60 में या फिर 58 में। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1959 में। तो अगर आपने ये फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करा है तो बिल्कुल सही है आप। सितंबर 15 को ये हुआ था। ठीक है, सितंबर 1959 में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अस्तित्व में कब आया। तो ये जो इग्नू है वो कब एग्जिस्टेंस में आया वो पूछा गया है। ऑप्शन है मई 1985, सितंबर 1805 में, अप्रैल 80 में या फिर सितंबर 1980 में। 85 में आया था, लेकिन ये आया था सितंबर 85 में। सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, मिश्रित शिक्षा की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। ऑप्शन है इट्स अ मिक्स वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, यह मिश्रित वेब आधारित तकनीक है, या फिर इट्स मिक्स इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, यानी कि यह मिश्रित अनुदेशात्मक तकनीक है, इट्स मिक्स पेडागोजिकल अप्रोच, या फिर इट इज़ रिलेटेड टू असाइनमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। कौन सा गलत है पूछा है। ठीक है, अब आंसर करो इसका। तो गलत की अगर बात करें तो डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि असाइनमेंट्स के लिए नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू, सॉरी, इट इज़ रिलेटेड टू असाइनमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्लेंडेड लर्निंग की अगर बात करें तो बेसिकली ब्लेंडेड लर्निंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग का मिक्सचर है, कह सकते हैं हम। ठीक है, और ये इस वे में है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, बेनिफिट करें एक दूसरे को। ठीक है, तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग का जो मिक्सचर है या फिर ब्लेंड है वही क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग है। तो इसमें वेब टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, मिक्स इंस्ट्रक्शन दोनों आ जाता है, वेब इंस्ट्रक्शनल एंड पेडागोजी, ये तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, मिक्स रूप से, यानी कि ब्लेंडेड करके। सो ये इसका मीनिंग था, एंड डी ऑप्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये असाइनमेंट्स के लिए नहीं है। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस को अगर हम देखें तो डी ओनली। ठीक है, क्योंकि ये वाला नॉट रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विकास का क्या तात्पर्य है। वट डज़ डेवलपमेंट इम्प्लाई। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। सो वट डज़ डेवलपमेंट इम्प्लाई, 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ो और उसके बाद आप आंसर कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमेशा से आपने पढ़ा होगा कि गुणात्मक परिवर्तन डेवलपमेंट होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव की अगर बात करें तो ग्रोथ होता है, लेकिन क्वालिटेटिव भी आ जाए तो वो क्या है, गुणात्मक परिवर्तन है। तो क्वालिटेटिव दिया गया है तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन किशोरावस्था का दूसरा नाम नहीं है पूछा है। ठीक है,
आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द अदर नेम ऑफ एडोलेसेंस। ऑप्शन है ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, प्रॉब्लम एज, स्टेज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्ट्रोम, या फिर स्मार्ट एज। तो स्मार्ट एज जनरली नहीं बोला जाता है इसको, ठीक है। तीन चीज़ें हम देखते आए थे कि ये ट्रांजिशनल पीरियड होता है, ठीक है। प्रॉब्लम एज भी इसको बोलते हैं, स्टेज ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्ट्रोम स्टॉम, ये तीनों भी इस स्टेज में देखने को मिलता है। इसका बेसिकली मतलब यही है कि इस स्टेज में प्रॉब्लम एज बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं पेरेंट्स के बीच में और जो एडोलसेंस है उनके बीच, ठीक है। मूडी हो जाता है बच्चा। स्ट्रेस स्ट्रेन स्टोन की बात करें तो सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, एम्बेरस्ड होने लगता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस होती है, कंफ्यूज्ड हो जाता है अपने अंदर की चेंजेस से। तो ये तीनों चीज़ें तो होती हैं, लेकिन स्मार्ट एज इसको नहीं बोला जाता है, ठीक है। एडोलेसेंस का अदर नाम कौन सा नहीं है पूछा गया, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जीके क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है हमारा प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से होकर गुजरती है। बेसिकली चार दर्जे दिए हैं और इसमें से आपको बताना है कि जो ये कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो कहाँ से होकर गुजरता है, ठीक। इस तरह के जीके क्वेश्चन आपको दिखेंगे आपके एलटी के एग्ज़ाम में। तो उत्तराखंड जीके तो खास तौर से इम्पोर्टेंट है ही, और कुछ आपके करंट अफेयर्स भी रहेंगे। तो उसी पर बेस्ड ये पैटर्न है पूरा जो मॉक टेस्ट है, और इसको हम कंटिन्यू करेंगे आपके एग्ज़ाम तक, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर मतलब कि आते रहेगा ये वीडियो टाइम टू टाइम। तो जो लोग नए जुड़े हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और जो नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। सो इसका आंसर गैस कर लिया होगा आपने। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लिपुलेख पास, ठीक है। कहाँ से ये जाता है, कहाँ से पास होता है, लिपुलेख पास से। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा खतलिंग ग्लेशियर का मूल स्थान है। खतलिंग ग्लेशियर इज़ द ओरिजिन ऑफ कौन से कहाँ से, ओरिजिन ऑफ किसका है, कौन सी नदी का है ये पूछा है, ठीक है। कौन सी नदी का ओरिजिन खतलिंग ग्लेशियर से होता है ये पूछा है इनमें से। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है हमारा बिहिलंगना रिवर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सो बी अगर आपने चूज़ करा है तो बिल्कुल आप सही हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा, किस विद्रोह को कुमाऊं के बरदोली के नाम से जाना जाता है। ये चार ऑप्शंस हैं, एस्कॉट विद्रोह, या फिर एस्कॉट रिबेलियन, सकलाना सकलना रिबेलियन, तिलारी इंसिडेंट, या फिर सल्ट रिबेलियन। तो इसके बारे में आपने सुना होगा, सल्ट रिबेलियन जो था वो किससे रिलेटेड है, बरदौली ऑफ कुमाऊं से। सॉरी, उसको किससे नाम से जाना जाता है, बरदौली ऑफ कुमाऊं के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो डी इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा, भारत के ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इंडिया साइंड पंचशील ट्रीटी विथ विच कंट्री, ठीक है। तो किसके साथ किया था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, या फिर नेपाल, ये आपको आंसर गेस करना है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो ट्रीटी साइन हुई थी पंचशील ट्रीटी, वो साइन हुआ था चाइना के बीच में। कब हुआ था, 29 अप्रैल 1954 में, ठीक है। तो 1954 में ये ट्रीटी साइन हुआ था, और बेसिकली ये इस पर इनमें 5 प्रिंसिपल पर ये ट्रीटी बना हुआ था। नंबर 1, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, इंटीग्रिटी, ठीक है। इसके अलावा इसमें म्यूचुअल नॉन एग्रेशन होना चाहिए, इस पर बात की गई थी, मतलब ये ट्रीटी हुआ था। दूसरा, थर्ड है हमारा म्यूचुअल नॉन इंटरफ्रेंस, कोई इंटरफ्रेंस नहीं करेगा म्यूचुअली, दोनों, ना चाइना ना इंडिया, भारत, ठीक है। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये था प्रिंसिपल इसका। फोर्थ, एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ये 5 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पर ये ट्रीटी साइन हुआ था, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रीटीज़ हैं उस पर क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाते हैं। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। तो अगर आपने सी गेस किया था तो आप बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं रीजनिंग के क्वेश्चंस पे, ठीक है। इनको ट्राई करना, मैं इसको पढ़ता हूँ पहले, उसके बाद आप खुद से इसको ट्राई करना कि क्या कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हुआ है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज़। अब ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट टर्म, इन चार ऑप्शंस में से बेसिकली आपको वो बताना है, ठीक है। तो पहला है 1250, 250, 50 एंड 10,
1250, 250, 50 और 10। अब इसमें से नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, इनमें कुछ रिलेशन है और उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के बाद ही आप इसका आंसर बता सकते हो। तो क्या दिख रहा है आपको इसमें रिलेशन, वो आप थोड़ा सोचो और उसके बाद आंसर गैस करो। देखो इसमें अगर मैं बात करूं तो एक रिलेशन यहाँ पर जो दिख रहा है वो हम कह सकते हैं कि 5 से डिवीज़न का रिलेशन दिख रहा है। देखो पहले को अगर हम 5 से डिवाइड करें, ध्यान से देखना, पहले को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्या मिल रहा है, 250 मिलेगा ना। पहले को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 250 मिल रहा है जो कि नेक्स्ट टर्म है, ठीक है। दूसरे को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 50 मिल रहा है जो कि उसके बाद वाला टर्म है। तीसरे को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो कितना मिल रहा है, 5 टू ज़ा 10। इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो इसमें बेसिकली यही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है कि जो एक कॉमन नंबर है और उसको डिवाइड करने से नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, और फिर उस अगेन उसको सेम नंबर से डिवाइड करने पे नेक्स्ट टर्म, फिर सेम नंबर से डिवाइड करने पे नेक्स्ट टर्म मिलता है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगा है। अगर आपने सेम कॉन्सेप्ट सोचा है तो नीचे कमेंट करके बताना, और आंसर आपका 2 ही आ रहा है या आपने कुछ और आइडिया लगाया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 2। इसके बाद देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दी गिवन फिगर। सिंपल क्वेश्चन है और इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दी गिवन फिगर। सो इस वाले क्वेश्चन में आप इसमें अगर देखेंगे तो 3 ट्राइंगल्स यहाँ पर ये दिख रहे हैं, 1 2 3। एक सेंटर में ट्राइंगल दिख रहा है और एक सबसे बड़ा ट्राइंगल जो बाहर से। तो इसका मतलब कितने ट्राइंगल्स दिख रहे हैं इसमें, 5 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन ही था। ट्राइंगल पर बेस्ड क्वेश्चन और भी डिफिकल्ट लेवल के भी हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ट्राइंगल हों, तो उनको अच्छे से अटैम्प्ट करना टाइम देके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 5। तो अगर आपने 5 सोचा था तो बिल्कुल आप सही हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन इसमें अब जो फाइंड आउट करना है, इसमें फाइंड आउट करना है अगेन, इसमें नेक्स्ट टर्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ध्यान से देखो। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर। अब ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट होगा, तो ये रिलेशन इन दो नंबर से फाइंड आउट होगा, और हमें ये पता करना है कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है जो कि ऑप्शंस में दिए गए नंबर की अगर हम बात करें तो उससे मिल जाए। तो इसमें एक चीज़ जो देखने को मिलेगी वो है डिफरेंस, ठीक है। अगर हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो वो आ रहा है यहाँ पर 59, ठीक है। 90 में से अगर 31 माइनस करो तो 59 आता है, एंड 59 इसमें ऐड करो तो क्या आ जाएगा, जब हम 59 इसमें ऐड कर रहे हैं तो 102 आ रहा है, और 102 में से 43 माइनस करने पे 59 आएगा। यानी कि कॉमन रिलेशनशिप जो मिल रहा है दोनों में ही, वो सिर्फ ये वाले ऑप्शन के लिए ही मिल रहा है, ठीक है। 130, 125 और 75, इन दोनों में अगर हम कोई रिलेशनशिप अप्लाई करना चाहें भी तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें इसका ध्यान रखना है, फर्स्ट पेयर जो नंबर का है, फर्स्ट रेशियो जो है ये वाला, इनमें जो कॉमन रिलेशन है वही दूसरे में होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यही तो है क्वेश्चन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर, ठीक है। ये वाला नंबर इससे जो रिलेटेड है उसी सेम वे में ये वाला नंबर इससे रिलेटेड होना चाहिए। सो इसका मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 102, यानी कि 102 यहाँ पर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। सो अगर आपने ये वाला गेस किया तो आप बिल्कुल सही हैं। एंड आज के लिए ये है लास्ट क्वेश्चन, और इसको अगर हम बात करें तो कैसे होगा ये, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखो, और इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। यदि नोएडा को OPJEB, ठीक है, अगर नोएडा को OPJEB लिखा जाता है, ठीक है, OPJEB, तो दिल्ली को या फिर दिल्ली को किस कोड में लिखा जाएगा। अब इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करके ही दिल्ली का कोड बता सकते हो आप, ठीक है। तो नोएडा की अगर बात करें तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो एन के बाद क्या आता है, ओ आता है ना। तो एन के बाद ओ आता है, यहाँ पे देखो एन के बाद ओ के बाद क्या आता है, पी आता है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, और ए के बाद क्या आता है, बी आता है। मतलब कि
जस्ट नेक्स्ट वर्ड जो होता है, एन के बाद वाला ओ था तो वहाँ पर एन की जगह ओ कर दिया, कोड बना दिया इसका। एन के बाद ओ था तो ओ बना दिया, ओ के बाद पी आता है तो पी बना दिया, आई के बाद जे आता है तो जे बना दिया, यानी कि ओ पी जे ई बी, ये कोड बना दिया। इसका मतलब रिलेशन क्या मिला कि जस्ट नेक्स्ट वाला टर्म हमको लेना है। तो अब दिल्ली के लिए देखो, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, तो ई तो सभी में है, ठीक है, तो पहला लेटर ई हो जाएगा हमारा दिल्ली के लिए। ई के बाद क्या आता है, एफ़ आता है, एफ़ भी सभी में है, ठीक है। एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है एम, तो ई एफ एम, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एम भी तीन में है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इसमें भी एम है। तो अब हमें नेक्स्ट वर्ड लेटर पे भी जाना पड़ेगा। तो एच के बाद क्या आता है, एच के बाद आता है आई, तो आई वाले कितने हैं, दो हैं। तो अब एक और बार लास्ट वर्ड जो है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और आई के बाद क्या आता है जे, तो मतलब कि ये वाला रिलेटेबल है दिल्ली के साथ, जैसे नोएडा इस वाले लेटर से कनेक्ट रिलेशनशिप में है, यानी कि इनका इसका जो रिलेशन इस वाले लेटर से है, इस वाले कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर से, उसी तरह दिल्ली का ऑप्शन सी वाले लेटर से, ठीक है। तो अगर आपने सी गैस किया तो आप बिल्कुल सही हैं। सो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कोई भी सजेशंस होते हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इसके अलावा आने वाले टाइम में आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे इसी तरह के। एंड बेसिकली इसका बेनिफिट यही है कि आपको सेम पैटर्न पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही है, और आने वाले टाइम पर हम और भी क्लासेस करने वाले हैं। जो लोग नए जुड़े थे, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बात तो, ताकि आने वाले टाइम पर आपको सभी अपडेट्स मिलती रहे। और बेसिकली इसमें आपको सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड होती है इस चैनल पर, और साथ ही साथ प्रिपरेशंस के लिए कुछ जो ऑनलाइन वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई जाती है वो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। और ख़ास तौर से IIT वालों के लिए यहाँ पर डेली क्लासेस रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।